और कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में ना 100 अलग अलग टैब्स खुले हुए हैं। बिल्कुल, हर तरफ से कुछ ना कुछ बज रहा होता है। हाँ, एक तरफ ईमेल, दूसरी तरफ फोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, और इन सब के बीच हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी एक चीज पर ध्यान लगाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये अब हकीकत बनती जा रही है। हम एक ऐसी इकोनॉमी में जी रहे हैं जो हमारे ध्यान को ही अपना प्रोडक्ट मानती है। लेकिन इसी शोर शराबे वाली दुनिया में एक ऐसी स्किल है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं। और आज हमारी पड़ताल कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क के इसी आइडिया पर होगी। जी हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि ये डीप वर्क आखिर भला क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है, और फिर इसके प्रैक्टिकल तरीके भी। हाँ, सबसे मजेदार हिस्सा, वो 4 नियम जिनसे हम इस सुपर पावर को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, डीप वर्क का मतलब क्या है? क्या ये बस ज्यादा घंटे काम करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी भटकाव के पूरी कंसंट्रेशन के साथ किसी मुश्किल काम को करना। अच्छा। ये वो समय है जब आप अपनी स्किल्स को उनकी सीमा तक ले जाते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं जो वाकई नया और कीमती हो। इसे एक फ्लो स्टेट की तरह समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये एक तरह का फ्लो स्टेट ही है जहां आप काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। तो मतलब जोर क्वालिटी पर है, क्वांटिटी पर नहीं। एग्जैक्टली। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है कि नई इकोनॉमी में 3 तरह के लोग सबसे ज्यादा सफल होंगे। ये कौन लोग हैं और डीप वर्क से इनका क्या लेना देना है? हाँ, ये 3 ग्रुप्स हैं। पहले वो जो मुश्किल टेक्नोलॉजी और मशीनों के साथ आराम से काम कर सकते हैं, जिन्हें हम हाई स्किल्ड वर्कर्स कहते हैं। दूसरे जो अपने फील्ड में बेस्ट हैं, यानी सुपरस्टार्स। और तीसरे जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब ओनर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो इन पहले 2 ग्रुप्स में जहां हम जैसे ज्यादातर लोग आते हैं, एक बात कॉमन है। वो क्या? नई चीजें तेजी से सीखने की क्षमता और बेहतरीन क्वालिटी का काम करने की क्षमता। और ये दोनों ही चीजें डीप वर्क के बिना नामुमकिन है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन है। किताब में ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी का उदाहरण दिया है। जी। वो तो एक साथ 2 बड़ी कंपनियों के सीईओ थे। उनका तो पूरा दिन मीटिंग्स, फोन कॉल्स और डिस्ट्रैक्शंस में ही जाता होगा। तो क्या वो डीप वर्क नहीं कर रहे थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और किताब उन्हें एक अपवाद, एक एक्सेप्शन के तौर पर देखती है। अपवाद? हाँ, एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव का काम ही यही होता है कि वो जल्दी जल्दी फैसले ले और अपनी टीम को दिशा दिखाए। उनके लिए वो लगातार बातचीत ही उनका काम है। पर क्या वो सच में एक अपवाद है या फिर ये आइडिया ही थोड़ा पुराना हो गया है? आज के जमाने में तो कई टॉप सीईओज इसी तरह काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके डीप वर्क का तरीका अलग होता है। शायद वो हफ्ते में कुछ घंटे पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाने के लिए निकालते हैं। अच्छा। लेकिन एक प्रोग्रामर, एक राइटर या एक साइंटिस्ट जिसका काम ही कुछ नया बनाना है, उसके लिए तो घंटों का अनडिवाइडेड फोकस ही सफलता की कुंजी है। डोर्सी का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि डीप वर्क सबके लिए एक जैसा नहीं होता, पर होता जरूरी है। ठीक है, मैं समझा। अगर डीप वर्क इतना ही जरूरी है तो हमारे ऑफिस कल्चर इसे इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? आज के ओपन ऑफिस को देखकर तो लगता है जैसे वो डीप वर्क को रोकने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसकी 3 बड़ी वजह है: ओपन ऑफिस, इंस्टेंट मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने का प्रेशर। ओपन ऑफिस का आइडिया तो कोलैबोरेशन बढ़ाने का था ना? हाँ, फेसबुक जैसी कंपनियों ने यही सोचा था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लगातार शोर और बातचीत की वजह से लोगों का ध्यान पूरी तरह से टूट गया। और किताब में एक प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का जिक्र है, वो बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, इसका मतलब है कि जब हमारे पास ये मापने का कोई साफ तरीका नहीं होता कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, तो हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, और वो है बिजी दिखना। बिल्कुल। हम हर ईमेल का तुरंत जवाब देते हैं, हर स्लैक मैसेज पर रिएक्ट करते हैं। इसे बिजीनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी भी कहा गया है। ये तो एक खतरनाक जाल है, क्योंकि जब प्रमोशन का समय आता है तो अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दिखते हैं, न कि वो जो चुपचाप असल काम कर रहे होते हैं। सही बात है। तो मतलब सिस्टम खुद इस सतही काम को बढ़ावा दे रहा है। ये वो कल्चर है जहां आपका बॉस ये नहीं देखता कि आपने कितना अच्छा काम किया, बल्कि ये देखता है कि रात 10 बजे तक किसकी स्लैक की लाइट हरी थी।
बिल्कुल सही। हम असल में गहरे काम से बच रहे होते हैं, क्योंकि एक तरह से सतही काम करना और उसे दिखाना ज्यादा आसान है। लेकिन डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में तो नहीं है। किताब में एक लोहार रिक फरर की कहानी है जो हाथ से वाइकिंग तलवारें बनाते हैं। हाँ, वो कहानी क्या सिखाती है? वो कहानी डीप वर्क के सबसे गहरे पहलू को सामने लाती है, उसका सार्थक होना, मीनिंगफुल होना। रिक फेरर जब एक तलवार बनाते हैं तो ये एक बेहद मुश्किल और बारीक काम होता है। जरा सी गलती से घंटों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो उन्हें पूरा डूबना पड़ता होगा। हाँ, और इसी डूबने से, इसी क्राफ्ट्समैनशिप से उन्हें एक गहरा संतोष और मतलब मिलता है। तो ये सिर्फ हाथ के कारीगरों के लिए नहीं है जी, ये हम जैसे नॉलेज वर्कर्स के लिए भी उतना ही सच है। उससे भी ज्यादा। जब हम ईमेल्स और मीटिंग्स के सतही कामों के जाल से निकलकर किसी मुश्किल समस्या पर गहराई से काम करते हैं, जैसे एक कॉम्प्लेक्स कोड लिखना या एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, हाँ, तो हमें अपने काम में एक मकसद महसूस होता है। हमें लगता है कि हम अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। आप कौन हैं, क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं और प्यार करते हैं, ये उन चीजों का जोड़ है जिन पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर आपका ध्यान बिखरा हुआ है तो आपकी जिंदगी भी बिखरी हुई महसूस होगी, लेकिन अगर आप अपना ध्यान गहरी और सार्थक चीजों पर लगाते हैं तो आपकी जिंदगी भी गहरी और सार्थक बन जाती है। तो ये तो साफ है कि डीप वर्क जरूरी है, दुर्लभ है और सार्थक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। मुझे यकीन है कि किताब में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि कुछ ठोस तरीके भी बताए गए होंगे। हाँ, और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। डीप वर्क को असल जिंदगी में उतारने के लिए 4 नियम दिए गए हैं। अच्छा। पहला नियम है गहराई से काम करें, मतलब वर्क डीपली। इसके लिए किताब में कुछ अलग अलग फिलॉसफी बताई गई है ना? क्योंकि हर किसी का लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होता। सही। किताब 4 तरीके बताती है। पहली है मोनेस्टिक फिलॉसफी। मोनेस्टिक मतलब सन्यासियों वाली, सबको छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाएं? लगभग वैसा ही। ये लोग सारे सतही कामों को लगभग पूरी तरह छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने डीप वर्क पर फोकस करते हैं। ये शायद एक नॉवेलिस्ट या रिसर्चर के लिए काम कर सकता है, पर हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल है। तो हमारे लिए क्या है? दूसरा तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल है, बाय मॉडल फिलॉसफी। इसमें आप अपने समय को साफ साफ 2 हिस्सों में बांटते हैं। कैसे? कुछ दिन या हफ्ते आप पूरी तरह डीप वर्क में डूब जाते हैं और बाकी समय आप दूसरे कामों के लिए रखते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग इसी तरीके का इस्तेमाल करते थे। अच्छा। वो शहर में अपनी प्रैक्टिस करते थे और फिर हफ्तों के लिए एक झील के किनारे बने अपने घर में चले जाते थे, जहाँ कोई बिजली भी नहीं थी, और वहाँ लिखते थे। और जो लोग रोज ऑफिस जाते हैं उनके लिए है रिदमिक फिलॉसफी। ये शायद सबसे आसान तरीका है। इसमें आप हर दिन एक तय समय पर डीप वर्क करने की आदत डाल लेते हैं, जैसे रोज सुबह 9 से 11 बजे, नो डिस्ट्रैक्शन जोन। और चौथी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी, जो सबसे मुश्किल है। इसमें आप जब भी जहां भी फुर्सत का पल मिले उसमें डीप वर्क मोड में चले जाते हैं। ये तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। ये अपने लिए नियम बनाने वाली बात तो ठीक है, लेकिन किताब में एक बहुत ही अजीब नाम का जिक्र है, यूडेमोनिया मशीन। ये क्या चीज है? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डिवाइस लगता है भी कुछ वैसा ही। ये एक आर्किटेक्ट का कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी बिल्डिंग का डिजाइन जो डीप वर्क के लिए ही बनी हो। एक बिल्डिंग? हाँ, इसमें 5 कमरे होते हैं, एक के बाद एक। पहले गैलरी जहाँ प्रेरणा देने वाले काम लगे हो, फिर एक सैलून जहाँ आप दूसरों से आइडिया डिस्कस कर सकें, फिर लाइब्रेरी, और आखिर में साउंड प्रूफ डीप वर्क चेम्बर्स। वाह, मतलब जहाँ बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम कर सके। एग्जैक्टली। मतलब मेरे घर का स्टोर रूम भी एक डीप वर्क चैम्बर बन सकता है अगर मैं दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूस दूं और घर वालों को बता दूं कि अगले 2 घंटे के लिए मैं अस्तित्व में नहीं हूं। बिल्कुल। आइडिया यही है कि हम भी अपने लिए ऐसा ही एक माहौल बनाएं, चाहे वो असल बिल्डिंग ना हो। ठीक है, अब आते हैं नियम नंबर 2 पर, जो सुनने में थोड़ा अजीब है। बोरियत को अपनाएं, मतलब एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाएं। हम तो अपनी पूरी जिंदगी बोरियत से भागने में निकाल देते हैं, और यही समस्या की जड़ है। ये नियम कहता है कि फोकस एक मसल की तरह है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगी। अच्छा। जब भी हम 1 सेकंड के लिए भी बोर होते हैं, हम तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं। सही बात है। इससे हमारे दिमाग की लगातार एक चीज पर टिके रहने की आदत खत्म हो जाती है। हम डिस्ट्रैक्शन के आदी हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें मेडिटेशन करना चाहिए? मेडिटेशन एक तरीका हो सकता है, लेकिन किताब एक और मजेदार तरीका बताती है।
वो ये कि आप डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने की जगह फोकस से ब्रेक लेने का समय तय करें। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब आप ये तय कर सकते हैं कि मैं दिन में सिर्फ 3 बार 30-30 मिनट के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करूंगा। बाकी समय चाहे कुछ भी हो जाए, फोन या सोशल मीडिया नहीं देखना है। इससे जब आप काम पर लौटेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह से फोकस करने के लिए तैयार होगा। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन थियोडोर रूजवेल्ट की कहानी भी तो कुछ ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। वो हार्वर्ड में पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग, डांसिंग और न जाने क्या क्या करते थे, और फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। कैसे? क्योंकि वो जब पढ़ने बैठते थे तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन पूरी तीव्रता, पूरी इंटेंसिटी से पढ़ते थे। उनका नियम था कि उस दौरान कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा और वो खुद भी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मतलब फोकस की क्वालिटी उसकी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अब आप एक ऐसी बात कहने जा रही हैं जिससे शायद आधे सुनने वाले ये चर्चा बंद कर देंगे। नियम नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ें। क्या इसका मतलब है कि हम सब डिजिटल सन्यासी बन जाएं? मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल है। नहीं नहीं, डिजिटल सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाने की बात कही गई है। क्राफ्ट्समैन अप्रोच? हाँ, सोचिए एक बढ़ई के बारे में। वो हर नया औजार नहीं खरीद लेता जो बाजार में आता है। वो सिर्फ उन्हीं औजारों का इस्तेमाल करता है जो उसके काम के लिए सच में जरूरी और फायदेमंद हो। तो हमें एनी बेनिफिट सोच से बचना है। मतलब सिर्फ इसलिए किसी टूल का इस्तेमाल ना करें कि उससे कोई तो फायदा हो रहा है। सही पकड़े। जैसे मैं खुद को बताता हूँ कि मुझे ट्विटर न्यूज के लिए चाहिए, लेकिन असल में मैं 1 घंटा मीम स्क्रॉल करने में बिता देता हूँ। बिल्कुल। हम अक्सर कहते हैं मैं फेसबुक पर रहता हूँ ताकि पुराने दोस्तों से जुड़ा रहूं। ये एनी बेनिफिट सोच है। क्राफ्ट्समैन अप्रोच कहती है कि आप ये देखें कि क्या ये टूल आपके सबसे जरूरी प्रोफेशनल और पर्सनल गोल्स को पाने में सीधे और बड़े तौर पर मदद करता है। और अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ने में ही भलाई है। और अगर कोई तय नहीं कर पा रहा है तो किताब एक 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करने को कहती है। 30 दिन के लिए किसी एक सोशल मीडिया सर्विस को छोड़ दें, किसी को बताएं भी नहीं। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछें। क्या पिछले 30 दिन इस सर्विस के बिना बहुत खराब थे? और दूसरा, क्या किसी को सच में फर्क पड़ा कि मैं वहां नहीं था? ज्यादातर लोगों को जवाब नहीं में मिलेगा। ये एक मजेदार चैलेंज है। अब आते हैं आखिरी और चौथे नियम पर। सतही कामों को कम करें। ड्रेन द शैलोज। जी। किताब में 737 सिग्नल्स कंपनी का उदाहरण है, जिसने हफ्ते में 4 दिन काम करना शुरू किया था। ये तो हर किसी का सपना है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब कर्मचारियों के पास काम करने के लिए कम समय था तो उन्होंने अपने आप फालतू के कामों को छोड़ दिया। वो लंबी लंबी मीटिंग्स, बार बार ईमेल चेक करना, इन सब पर समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। तो उन्हें सिर्फ जरूरी गहरे काम पर फोकस करना पड़ा। बिल्कुल। तो इसके लिए प्रैक्टिकल तरीका क्या है? एक आम इंसान इसे कैसे लागू कर सकता है? किताब कुछ बहुत अच्छे तरीके बताती है। पहला, अपने दिन के हर घंटे को शेड्यूल करें। हर घंटे को? ये तो बहुत थका देने वाला लगता है। शुरू में लग सकता है, लेकिन इसका मकसद रोबोट बनना नहीं है। इसका मकसद है अपने समय को लेकर सचेत होना। इससे आपको पता चलेगा कि आपका समय असल में जा कहां रहा है। अच्छा। दूसरा तरीका है, अपने लिए एक शैलो वर्क बजट तय करें। मतलब ये तय करें कि आप अपने काम के समय का कितना प्रतिशत हिस्सा, जैसे 30 या 40% ही सतही कामों को देंगे। और सबसे जरूरी, अपने काम का एक तय अंत समय रखें। जैसे मैं शाम 6 बजे के बाद काम नहीं करूंगा। ये मजबूरी आपको दिन के दौरान ज्यादा फोकस करने पर विवश करेगी। आज की इस पूरी चर्चा का सार शायद बिल गेट्स की उस मशहूर कहानी में मिलता है, जब वो माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत कर रहे थे। हाँ। तो वो महीनों तक बिना रुके पूरी तरह डूबकर कोडिंग करते थे। बिल्कुल। कहानी है कि जब वो बेसिक सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो वो 8 हफ्तों तक लगभग लगातार काम करते रहे। वो अक्सर कीबोर्ड पर ही सो जाते थे और उठकर फिर से कोडिंग करने लगते थे। वाह, उनकी यही फोकस करने की क्षमता थी जिसने उन्हें बाकियों से अलग बनाया। डीप वर्क सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं है, ये कुछ बड़ा और कीमती बनाने का एक जरिया है। तो ये थी कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की दुनिया में हमारी आज की गहरी पड़ताल। इसमें बताए गए नियम शायद आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। हाँ, और उन आरामदायक डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना होगा जो हमें बिजी होने का झूठा एहसास दिलाते हैं। सही कहा। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
अगर अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा पूरी तरह से डीप वर्क को दे पाएं, तो उस 1 घंटे में ऐसा क्या बना सकते हैं या सीख सकते हैं जो किसी की जिंदगी या करियर को हमेशा के लिए बदल दे।